मेरे हस्बैंड पे डिपेंड हो गए। पहले मैंने अपना टेस्ट क्लियर किया, उसके बाद ही मुझे ये पीआर मिली। अगर मैं टेस्ट क्लियर नहीं होता तो मेरा पीआर होता ही नहीं सर, क्योंकि पीआर भी तब दिया जाता है कि आप इस कंट्री में रहने लायक हो कि नहीं। आप एक नेटिव लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे तो आप कैसे उसकी नागरिकता हासिल कर सकते हो। इंग्लिश कंट्री में सर्वाइव करना बड़ा ही ईजी है और ऐसी कंट्री में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कभी इस तरह हार नहीं मानी। ठीक है, मेरी एक ओसीडी ज़रूर थी, उस ओसीडी के पीछे मुझे लोगों ने पूरा पागल साबित कर दिया था। इवन कि मेरे घर वालों ने भी मेरा पूरा साथ छोड़ दिया। फिर भी मैं जब अब कहते हैं ना, मैं कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, अगर तुम लोगों में इतनी समझ होती ना तो तुम पहचान सकते कि क्या सही और क्या गलत वाली बात। जो मेरे साथ मेरी भी आंखें धोखा खा रही है, मैं भी लोगों को नहीं पहचान पा रही हूँ। मैं हर किसी पे बहुत ही जल्दी ट्रस्ट कर जाती हूँ सर, ये भी मेरा है, ये भी मेरा। कोई साथ थोड़ी सी अच्छी बात करेगा ना तो मैं अपनी पूरी दिल की बात ही खोल के उसके सामने रख देती हूँ। बट ये चीज़ें मुझे अब समझ में आ रही है कि मेरे को नहीं बताना चाहिए किसी को कुछ भी। अब मेरा कितना ही दुख भी होता है ना सर, मैं अंदर से मैं किसी को फ़ोन करके नहीं रोती, किसी के भी आगे नहीं रोती। अपने ईश्वर को याद करो, धीरे धीरे वो चीज़ें भी कम हो जाती है। सुनने वाला तो आखिर में वही है, सोल्यूशन भी उसी ने निकालना है। तुम लोगों ने तो कुछ नहीं, तुम मेरी सुन जरूर लोगे, फ़ोन रखोगे, 4 लोगों के सामने मेरी बातें करोगे, क्या मतलब है उस चीज़ का। फिर वो बातें तो देखो सर घूम फिर के बंदे के सामने कभी न कभी आ जाती है, आती है कि वो ये कह दिया, उसने वो कह दिया, वो कह दिया। अब मेरी भाभी है जो मैं बताती हूँ, मैं ठीक होती हूँ, मेरे से बड़ी अच्छे से बात करती है। 10 दिन जिस दिन मैंने कह दिया ना भाभी आज थोड़ा ऐसे घबराहट सी हुई है, या मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, या इस तरीके से, या इन्होंने कुछ ऐसा कहा ये वो, तो फिर ऑटोमेटिक उनके फ़ोन बंद हो जाते हैं। तो अब मैं उनको पढ़ गई अच्छे से कि नहीं, जब तू ठीक रहेगी तो तब तो तेरे सारे हैं। जिस दिन तेरे अंदर प्रॉब्लम आई या कुछ भी बना, उस दिन फिर तो ख़त्म है, कुछ नहीं होगा। और मेरे हस्बैंड ये नहीं समझते। 1 साल पूरा, फरवरी से लेकर मैं दिसंबर में वहाँ पहुँची हूँ सर, पूरा 1 साल था। मैंने उस इंसान को कभी भी नहीं कहा कि आप इंडिया हो मेरे पास। मैंने पूरा एक शादी की सिर्फ हम 10 दिन साथ रहे थे, उसमें उन्होंने मुझे कभी टाइम नहीं दिया, कभी भी। पूरा दिन वो घर से बाहर रहते थे, रात को 10 उनके सोते इनकी एक बड़ा वो है कि आप अभी यहाँ लेटाओगे ना, उनके 1 सेकंड के अंदर उनकी नींद आ जाएगी। हम खाना खिला के जब तक हम रूम में आते थे वो अपना आराम से, हमने कभी उठाया भी नहीं उनको। 10 ही दिन रहे थे, फिर वो चले गए। मेरे ससुर सब डांटते थे कि बेटा 1 साल निकलने को आ गया, तू एक बार तो बीच में आ। मैंने कहा कोई बात नहीं भी, ठीक है उनका काम में बिजी है। मैंने क्या समझा कि वो कहते कि मैं नहीं आ पाऊँगा, तो ठीक है नहीं आ पाऊँगी। मैंने उनके ऊपर कभी दबाव भी नहीं दिया, आ पाओ। बीच में फिर ऐसा ही कुछ ज़्यादा भी मेरे इस फैमिली में भी थोड़ा बहुत टॉर्चर का सा हुआ था सर। तब उन्होंने, हालांकि उन्होंने उस टाइम हम साथ नहीं थे, उन्होंने मेरा साथ भी दिया था। मैं नहीं कहती कि, उन्होंने कहा कि तू एक बार अपने, जब तक वीज़ा नहीं आता तो अपने घर चली जा, 2-4 महीने निकालें तो उधर निकाल ले, फिर तो तू यहाँ आ ही जाएगी। मैं कहा हाँ। मैं अपने घर चली गई, 2 महीने मेरे उधर घर गए थे। मेरे पापा को थोड़ा यूँ डाउट हुआ कि कहीं दोबारा तो ऐसा नहीं हो गया, भी पहले भी तो ये केस हो ही चुका था सर वो वाला, कि इतने महीने। तो पूछ लेते थे बेटा सब ठीक है, उधर बात होती रहती थी। मैंने कहा हाँ पापा मैं सिर्फ वीज़ा का ही वेट कर रही हूँ अभी, क्योंकि बार फिर दूरी भी था ना, रोहतक गानगर 8-9 घंटे आने जाने के लगते हैं। पर मैंने सही बात किसी को नहीं बताई थी कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम भी हो रही है वहाँ पर। तो मैं लिटरली वो फ़ोन में मेरे आज भी मैसेज सेव हैं सर। मेरी 2 महीने मेरे को नहीं हुए थे, मेरी भाभी ऊपर बैठी मेरे को मैसेज करती है कि तू इस घर से चली जा, तू मतलब बहुत कर लिया, चाहे तू तेरा बाहर जा, चाहे तू तेरे ससुराल जा, चाहे तू कहीं भी जा। हालांकि मेरे को उस टाइम पर ऐसा कुछ नहीं था कि सचिन मेरे को कुछ ज़्यादा कह रहे हैं, कुछ भी नहीं कहते थे, क्योंकि हम साथ में ही नहीं रहे थे। उनको मेरी ना तो इस OCD के बारे में कुछ समझ में आ रहा था ना कुछ, तब तक सब रिलेशन भी हमारा ठीक था। उन्होंने इतना कुछ मेरे को मैसेज में गंदे टाइप में लिखा कि लिटरली एक सेकंड भी उस घर में खड़ा रहना मरने के समान हो गया था, कि मैं क्यों बोझ बन रखी हूँ इनके ऊपर। पर मेरी मजबूरी कि यहाँ भी मैं नहीं रह पा रही थी। मेरे हस्बैंड ने स्पेशली मुझे कहा था कि तुम वहाँ चली जा जब तक वीज़ा नहीं आ रहा है तेरा। और वीज़ा ने भी बड़ा, मेरा बेंगलोर लग तो गया था पर लगता अपना दिल्ली है, पर ईश्वर ने कोई बाई चांस ही मेरी वो सुन ली। 5 महीने तो ले लिए थे पर वो आ गया था सर, नहीं तो मेरा और आगे खींच लेता वो वीज़ा भी। फिर मेरे मामा और बड़े अच्छे, मैं आज भी उनका, आज मैं ज़िंदा भी हूँ ना सर, तो मैं सिर्फ मेरे मामा मामी की वजह से हूँ, मेरी फैमिली की वजह से ज़िंदा नहीं हूँ। हाँ मेरी माँ हमेशा मेरे साथ खड़ी रही, उनका मैं नहीं। पापा ड्रिंक करते, पापा को इतना कोई लाइफ से मतलब नहीं है, उनका काम था शादी करना, पढ़ाना, वो उन्होंने कर दिया, उसका भी हम बहुत थैंकफुल है। अगर वो नहीं पढ़ाते ना सर तो आज हम कमाने लायक भी नहीं होते। ठीक है उनका पीने का नेचर था, डांटने का, वो एक अलग मैटर है, उनकी भी लाइफ है, हमने सहन भी किया और उसके लिए हमें दुख भी नहीं आता कि हमें दुख दिया, हमारे बाप ने दुख दिया कोई बात नहीं, पर उसके लिए भी बड़ा कुछ हमारे लिए वो उन्होंने कर दिया। वो नहीं होते तो शायद किसी और के भरोसे पलते पड़ते, तो वो तो 10-10 पढ़ा के भी शादियाँ कर देते। नहीं होता। माँ बाप के लिए कभी, इनके माँ बाप का भी मैंने हमेशा अपने माँ बाप की तरह इज्जत रखी, आज भी रखती हूँ, चाहे वो उन्होंने मेरे को कुछ भी कहा हो, कितना ही उन्होंने, ससुर ने तो बेचारों ने कभी कुछ खाया ही नहीं, चाहे मेरी सास ने कितना भी, मैंने कभी आज तक सामने नहीं बोली सर। मैं कहते हैं ना सास बहू की लड़ाई, मैंने कहा मेरे को तो कोई कह देना तो मैं तो बोल भी ना सकूं किसी के सामने।
तो मेरे मामा ने वो मैसेज का मैंने भेजा, मैं कहा मामा ऐसे करके बात मैं नहीं रहना चाहती। मेरे मामा ने 10 बजे गाड़ी निकाली कि मैं छोरी को वहाँ नहीं छोड़ूंगा। बहुत कुछ मतलब, क्योंकि पहले भी उन्होंने ही मेरे को, पहले टॉर्चर टाइम में भी उन्होंने ही मेरे को रखा था कि वहाँ पर भी पापा पीते थे, तो उनका ये पहले ही ऐसे इसका दिमाग है, इसमें रहेगी मॉल में, रहने लायक ही नहीं है ये, हम इसको नहीं भेजेंगे। कोई मामा मामी आजकल इतना नहीं करते सर, किसी का भी, बहुत कम होते हैं ऐसे लोग। बेचारों ने, जब तक मेरा दिसंबर में वीज़ा आया था सर, और अगस्त में आसपास इसने मेरे को, मेरे भाभी ने इस तरह मेरे साथ करना शुरू कर दिया था। मैं ऊपर पहले नीचे वाले बाथरूम का कोई प्रॉब्लम सा हो रहा था, पापा वाले रूम में तो हम इतना जाते भी नहीं थे, तो मैं उनके रूम में ऊपर नहाने ही जाती थी सिर्फ। उन्होंने उसके लिए भी काफ़ी कुछ मेरे साथ लड़ाइयाँ की कि ऊपर, और वो किसका बनाया था, मेरे बाप का नहीं बनवा के दिया था। और मेरे भाई की शादी में मैं लिटरली बात, सर हमारे घर में 1 भी रुपया दहेज का नहीं हमने लिया था। कहते हैं ना कि भाई चलो दहेज नहीं लेते, पर लड़की को गोल्ड तो उसका बाप फिर भी डाल देता है, या सूट वूट तो नॉर्मल से पहुंचाते ही हैं। मेरे पापा ने यही कहा था कि अगर गोल्ड भी जितना मेरा हैसियत है ना उस हिसाब से वो भी मैं खुद ही डालूंगा। मतलब अगर तुम लोगों ने गोल्ड भी डाला तो वो किसके घर में आएगा, वो तो इनडायरेक्ट भी मेरे ही घर में आ रहा है ना। हमने वो चीज़ भी नहीं ली थी। तो मैं तभी, मेरे को ये लगा कि मेरे जो बना के तुम्हें, मेरे पापा ने उसका रूम शादी से पहले 6 लाख में तैयार करवाया था, इतना बढ़िया फर्नीचर सारा कुछ इतना मतलब करके दिया था। तो अगर उसमें मैं नहा भी लिया, आधे घंटे में चली भी तो कौन सा मैं उसको उखाड़ थोड़ी ना दूंगी। और जब मेरी शादी भी हो चुकी थी तब तो दोबारा मैं अपने घर जाना ही था, अभी वीज़ा का ही वेट चल रहा था, और वहाँ थोड़ा सा माहौल ऐसा ही हो गया था कि नहीं रह पा रही थी मेरे मामा। लेकिन मेरे मामा ने मुझे 3 महीने रखा था सर, और उन्होंने यही कहा था कि वीज़ा आएगा उससे 2 दिन पहले चली जाना, कोई दिक्कत, तेरा सामान जो पैक करना उससे पहले कहीं नहीं जाने दूंगा। फिर मेरा वीज़ा आ गया था सर, मैं चली गई जर्मनी। जर्मनी जाने के बाद 10 दिन बाद फिर उनके ड्रामे शुरू हो लिए धीरे धीरे कि मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, मैं, तू अलग रह ले। पहले ये नहीं कहते थे इंडिया वापस जा कि तू, तेरे को यहीं दिला दूंगा, यहीं रह ले, ये वो, मतलब फिर वो इतना टॉर्चर करते करते लास्ट में सर ऐसा हालत हो गया था मेरा, बस यहाँ का वो घबराहट तो बता ही नहीं कैसे लगता था कि बाहर निकलेगा। लास्ट का 1 महीना मेरा रोटी का एक टुकड़ा भी मैंने अपने मुंह पे नहीं, मुझे पता ही नहीं था रोटी का स्वाद सब भूल गई थी मैं। सिर्फ 1 कप अपना कॉफ़ी बना लेती थी, उसके साथ क्यों ठंड ज़्यादा थी तो उसके साथ कोई ब्रेड खा लिया, जो भी घर में होता था बस वो खा लिया। बाकी एक सुन्नी टाइप सी लाइफ हो चुकी थी, क्योंकि जितना भी ये टाइम पीरियड निकला है ना सर, इसमें चाहे ससुराल की तरफ से दुख मिला हो तो इधर की तरफ इन लोगों ने भी ऐसा ही मेरे साथ बिहेवियर रखा। एक नहीं तो दूसरा खड़ा हो गया, दूसरा ठीक रहा तो तीसरा खड़ा हो गया। बस ये ज़िंदगी ने एक चक्कर चला लिया। अब यहाँ फिर वापस वहाँ से भाग के इधर सास को सबको बताया किया, क्योंकि उन्होंने फाइनली मुझे एकदम छोड़ दिया था जब पिछली बार मेरे को चढ़ाया था कि तू अगर आएगी इस बार तो अपने दम पर आएगी। मेरे कैरेक्टर तक भी उन्होंने बोल दिया कि तू किसी और से बात करती है, ये वो नहीं अच्छा लगती ये सब चीज़ें सुननी। उनके घर पर ही मैं रही थी सर 2 महीने। फिर मैंने बताया था कि मैं अपने घर के लिए जाए, उन्होंने टिकट करवा दी। अब फिर वहाँ पहुँच गई वापस भाग के भी, तो जाते फिर वही कहानियाँ, बैग उठा ले चली जा, बैग उठा ले चली जा। अब यही सोचती हूँ शायद क्या पता वो अकेले रह रह के ऐसे हो गए हैं। दिल के बुरे नहीं है सर, मैं ये मानती हूँ, दिल के वैसे बुरे नहीं है। मैं कह रही हूँ बस उनको ना पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना। वो एक फैमिली का क्या मतलब होता है ना, उनको आज 17-18 साल हो गए, वो चीज़ भूल चुके हैं वो। उनको पता ही नहीं कि फैमिली क्या होती है, उसको भी टाइम देना होता है। मैं ये नहीं कहती कि आप मेरे पास 24 घंटे ही बैठे रहो, ठीक है आप आते जाते भी रहते हो घर में, आप 2 शब्द अच्छे बोल के निकलो तो मेरा भी दिमाग ठीक रहेगा। और ये ना कोई भी काम कर भी दूंगी ना, उन्होंने एक दिमाग में ये फिट कर रखा है कि तू मेरे लिए रोटी नहीं बनाती। हालांकि मैं गई हूँ, मैंने कहा जब मैं आपके पूरे परिवार के लिए टाइम सब कुछ करके दे सकती हूँ तो आदमी तो औरत के लिए सबसे पहले होता है। मैं करके भी देती हूँ पर उस चीज़ को मानती ही नहीं है वो। धीरे धीरे ऑटोमेटिकली क्या है, दिमाग उस चीज़ से फिर हट जाता है। जब इसने खाना नहीं, कई बार मेरे को याद है, अब तो मैंने कहा उस घर में तो कोई वर्कर नहीं थे, यहाँ तो रेस्टोरेंट था, खुद के वर्कर थे, वो खुद देखते थे। रोटी थाली के अंदर डली हुई है, शाम के 6-7 बज जाते थे, वो वैसी की वैसी वो लास्ट में डस्टबिन में जाती थी रोटी। नहीं दिल करता सर ऐसे फिर रोटी बनाने का भी। बंदा प्यार से खाए, कोई बात नहीं, नमक कम है बोलो, कमी है तो बोलो कि भी यहाँ कमी है, अगली बार ये गलती मत करना, ऐसे बना देना, वो कोई बात नहीं होती है। स्वीकार करते हैं उस चीज़ को, बना के भी देंगे, नहीं ये नहीं कोई चीज़ में कहते तो मेरा साथ नहीं देती। कैसे नहीं दिया सर, अगस्त तक मैं ठीक थी, उसके बाद मेरे को वॉमिटिंग का जो ये स्मेल आती है मेरे को किचन के मसालों से, मेरे से खड़ा नहीं रहता, तो उसके बाद मैंने छोड़ा था पूरा। इनको ड्राइवर नहीं मिलता, ये तो ऑर्डर देने में रहते थे, उनका पीछे से रेस्टोरेंट कौन संभालता था, काउंटर पर कौन खड़ा होता था, अंदर रेस्टोरेंट में जितने आते थे कस्टमर उनको कौन संभालता था, उनका हिसाब किताब पूरे अगस्त का जितना भी खर्चा हुआ, जितना भी इनकम हुई, उनका बैलेंस बिठा के भी तो देखना होता है ना कि हमारा बिज़नेस प्रॉफिट में जा रहा है, हमारा बिज़नेस लॉस के अंदर जा रहा है। हर एक चीज़ की बिल पूरी फाइल बनाई है सर मैंने, सारा काउंट किया कि कितना पैसा हमारा लग चुका है आज तक का।
फिर कितनी इनकम हुई है वो मैंने सारी लिखी है, पूरे अगस्त का मैं हिसाब करके उनको दे के आई कि अपना कोई लॉस नहीं, हम इतना प्रॉफिट के अंदर जा रहे हैं। फिर भी क्या कहेंगे कि तूने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया। मतलब कि एक आदमी को हिम्मत देने की बजाय आप वो साथ में अपनी बॉडी के साथ भी लड़ रहा है, मानसिक तौर पर भी लड़ रहा है, शारीरिक तौर से भी लड़ रहा है। जब ये हो गया तो इसके लिए भी उनका कोई वो नहीं है मेरे साथ, कभी पूछते तक ही नहीं है, कभी नहीं पूछते। कहेंगे तो तू नहीं किया है, मैं तो कौन सा अकेला थोड़ी कर लिया कुछ भी। पर कोई बात नहीं, मैंने तो उस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लिया। स्वीकार करने में ही भलाई है सर, ये बात एंड पॉइंट यही आकर थमता है। स्वीकार कर लो, कोई बात नहीं, क्योंकि उनके दिमाग को मैं कभी मैंने इतना समझा लिया ना आज तक, उन 4 महीनों में या 3 महीने में बराई आज तक मैं उनको नहीं समझा पाई ना, तो मैं अब ज़िंदगी में कभी नहीं समझा पाऊँगी, क्योंकि उन्होंने अपना मेंटल लेवल उसी टाइप का वो बना लिया है, वो नहीं निकालेंगे मेरे लिए। बस बेटर है कि मैं खुद को चेंज कर लूँ और मैं कभी कुछ ना समझाऊँ। अगर मेरी शारीरिक तकलीफ भी नॉर्मली भी एक ओसीडी को लेकर इसके अलावा भी कुछ हो रही है तो बेटर है कि मैं खुद इसको हैंडल करके चलूँ। मैं कुछ ही नहीं कहती कि अब इनको कहती भी नहीं हूँ मैं कि मेरे को डॉक्टर को जाना है या उस डॉक्टर को दिखाना है, सोनोग्राफी करवानी है, नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग। ठीक है, मेरे हस्बैंड है, मेरा जो फ़र्ज़ होगा मेरे से होगा, मैं करूँगी, मैंने पीछे नहीं हटती। वो छोड़ेंगे अलग बात है, मैं तो पहले वाले को भी नहीं छोड़ा, ना मैं इसको छोड़ना चाहती। हाँ, मुझे पर इस फैमिली का मेरे को पूरा सपोर्ट है। कल भी मेरा मौसी सास का भी फ़ोन आ लिया मेरे पास, मेरी सास के भी आते हैं, हमारी जो बड़ी मम्मी ताई मौसी जो भी कहते हैं, अभी जो ऑस्ट्रेलिया में है अभी प्रेजेंट में, वो भी मेरे को फ़ोन कर करके पूछते हैं। मेरे ससुर भी 10 दिन 15 दिन में एक बार ज़रूर पूछ लेते हैं, बेटी तो ठीक है। मैं कह देती हूँ हाँ ठीक हो, चाहे मेरा प्रॉब्लम होती है, पर अब मैं इनको कहती नहीं हूँ। क्यों माँ बाप को दुखी करना सर, जो होना है वो तो होना है, और उस दिन एक दिन वो इस इंसान को अपने आप समझ में आ जाएगा, मुझे ये बात भी पता है। वक्त समझाएगा सर। मैंने उनको यही बोल दिया, कोई बात नहीं। वो कहते कि 1 साल बाद हम ऑस्ट्रेलिया अमेरिका शिफ्ट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तुम नहीं वो करना चाहते, नहीं रखना चाहते, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना इंडिया में खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं अपनी फैमिली के बीच में, परिवार से बड़ा तो कुछ भी नहीं होता वहाँ। क्या है, कुछ भी नहीं है, अकेला पड़ा रहो, रोता रहो, कोई संभालने वाला भी नहीं है, मर जाओ तो मर भी जाओ, आपकी सांस ही निकल जाए, कोई संभालेगा नहीं। कोई केयरिंग पर्सन हो तो थोड़ा बहुत आवाज़ लगाए तो संभाल तो ले। मैं कभी कोई चक्कर आ गया, कुछ हो गया, मेरे तो सर कई बार टॉयलेट में बैठे बैठे इतने पैर सुन्न हो जाते हैं कि मुझे लगता है मैं खड़ी होंगी तो सीधा नीचे ही गिरूँगी। पर वो ईश्वर साथ देने वाला कि आज तक ऐसा कोई, हाँ चक्कर सा ऐसा ज़रूर फील होता है, इतने में चलो वो सिचुएशन हाथ में आ जाता है, कुछ भी तो हम खड़ा हो जाती हूँ, ऐसा नहीं है। चलो सर, मैं तो अपना लाइफ का लेकर ही बैठ गई, ये दुख तो चलते ही रहेंगे। बस सर पता नहीं इन चीज़ों को लेकर ये डिप्रेशन इतना बैठ गया क्या है, बट अब कहीं ना कहीं लाइफ में ये चीज़ समझ में आने लगी कि मैं इतनी डिपेंड, देखो सर हूँ नहीं ना, तो मैं बाहर के कामों में डिपेंड हूँ और कमाने लायक की स्टेज पर मैं हूँ। मेरे बाप ने इतना मुझे पढ़ा लिखा दिया कि आज मैं उसका इतना थैंकफुल हूँ कि मैं अपना कमा के खा सकती हूँ, ना मैं अपने भाई बाबू पर डिपेंड हूँ। कल को मेरे माँ बाप ना भी रहे तो चाहे मेरे को अकेला भी जीना पड़ा तो मैं इसको भी पाड़ लूँगी और मैं अपना भी कर लूँगी। इतना मुझे अपने पर हमेशा से ही भरोसा रहा है, और कभी आज तक कि मैंने कहते मैंने जोड़ी तो फैलाई ही नहीं है, फैलाने भी नहीं फैलाई। हाँ अब चलो, अब हस्बैंड के पास में भेज देते हैं कोई ना, मैं काम और काम तो मैं यहाँ भी कर सकती थी, मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इनको बोला भी था कि करवा दो, फिर ये कहते हैं खुद का इतना है, मैं मेरा हाथ बट जाएगा तो यही संभाल ले, मैं कहाँ कहाँ भागूँ, भी सामान भी होता है, बाहर का भी देखना होता है, अंदर का भी, बहुत कुछ हो जाता है सर। अकेले बंदे का संभालना भी, रेस्टोरेंट का इतना आसान नहीं होती चीज़ें सारी, किचन का भी देखो, अंदर वर्कर्स के ऊपर भी नज़र रखनी पड़ती है, वही कफला कर जाते हैं नहीं तो फिर मैंने कहा ठीक है अभी चलो अपना खुद का है तो मैं क्यों कहीं और भागूँ, इन्हीं का हाथ बंटा देती हूँ ये वो। पर उन चीज़ के लिए नहीं तो फिर वो चीज़ें मैं अपने खुद भी कमा सकती हूँ, इतना मेहनत करके सुबह से लेकर रात तक। पर ठीक है चलो, एक वो नहीं समझते तो क्या हुआ, हालांकि हो सकता है मैं भी उनको ना समझ पाई हूँ, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अब हमारी जिम्मेवारी है, हम समझदार ज़्यादा हैं। समझदार, हाँ वही है। अब ये मौसी ये सब मुझे फ़ोन करती है, उनकी मौसियाँ, मैंने उनको सब कुछ कह भी दिया कि औरत का सबसे बड़ा तो होता है एक बजट को देखकर अपने घर को संभालना। सबसे पहला फेरों पर जब वचन होते हैं ना सर, उसमें भी यही वचन एक औरत से यही लिया जाता है कि आप बंदे का बजट देखकर आप अपने घर को चलाओगी, ना कि मैं भी सर मैं कितने साल जयपुर रह ली, गुड़गांव रह ली, मेट्रो सिटियों में भी रह ली, बाहर तक मैं रह आई हूँ, पर मैंने कभी ऐसा नहीं कि मेरे को ये शॉपिंग करनी है, मैंने ऐसे पहनना है वैसे पहनना है, मेरे को मूवी दिखा के लाओ, मेरे को बाहर खाने खिलाओ, ये फालतू के सलच मैंने सर कभी नहीं पाड़े। हालांकि मुझे ये नहीं कि मुझे नॉलेज नहीं है या मेरा कोई स्टेटस मैं मेंटेन नहीं कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, अच्छी एजुकेशन दी है मेरे पापा ने। ये भी नहीं कि मैं एक नॉर्मल सी BA करके और मैं घर पर आ ली हूँ, मैंने अच्छी अच्छी डिग्रियाँ ली है, अच्छे रैंक पर ली है, ये भी मैं नहीं कहती हूँ। कभी 80, 85, 70 इनसे कम नंबर भी मतलब परसेंटेज पर भी मैं नहीं गई हूँ, पर कभी दिखावा मैंने नहीं किया सर कि मेरा ये हाय सारा दिन मैं गाना गाती रहूँ कि मैं ये वो।
बस सर अब इतना सा है कि थोड़ा सा दिमाग ठीक हो जाए और हम अपना वापस स्टेबल कर जाए, बस हो जाए सब कुछ। काफ़ी हद तक तो शुरुआत हो चुकी है। समझ है मुझे सर ज़िंदगी की, मैं ये नहीं कहती, मैंने बड़े धक्के खा लिए ना अपना एक। जब मेरी शादी की तो मैं 25 ही साल की थी और उसके बाद से मेरी लाइफ में यही सब शुरू हो रखे हैं। और पहले पापा का वैसे दुख था, पर पापा का दुख कभी दुख नहीं लगता अब, क्योंकि उन्होंने यही मानते हैं कि जो कोई बात नहीं वो उनकी आदत है, पर उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया। तो हालांकि पापा का बताऊं सर, उसका भी तो रात को सोने कभी हम अपने घर पर सोकर नहीं देखे थे। घर में कोई नहीं, बड़ा घर बना हुआ है, पूरा सब कुछ है, 2-2 गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर है, 2-2 बाइक है, घर पे कोई कमी नहीं है कोई चीज़ की सर। अच्छी प्रॉपर्टी है, दुकानें हैं, प्लाट है, ज़मीनें अच्छी हैं, सब कुछ है, पर क्या नहीं है, सब कुछ होते हुए भी एक चारपाई नहीं है घर पे सोने के लिए। उसमें भी सामने जो हमारा, पहले तो पशु रखते थे, अब तो नहीं रखते, वहाँ पर जो चारा काटते हैं मशीन के, वहाँ पर वो तिरपाल बिछा के अपने खेत वाड़ी वहाँ पर सोते थे, बताओ। और मेरी माँ ने तो पूरी 40 साल ज़िंदगी की ऐसे काट दी है सर, पूरे 40 साल। अब मैं उसको कह दूँ अपनी अभी भी तू मेरी सुन, तो उसका भी तो शरीर है, वो कहाँ तक मेरा सुनेगी। पहले आदमी का दुख देखा ससुराल में, पहले का काम का आपको पता ही है सर। वैसे पिसते थे, 14 साल में शादी कर दी थी, 3 बेटियां हो गई, और फिर बेटी का दुख तो एक माँ बाप के लिए सबसे बड़ा होता है। पहले वो केस हुआ, दूसरा भी यही सुनने को मिल रहा, तो कहाँ उसके शरीर में वो रहेगी, और ऊपर से वो बहू ऐसी आ गई। तो पति का दुख तो इंसान भूल ही गया, बच्चों का दुख में पड़ गया, और हम भी अपने बाप का दुख तो भूल ही गए, कोई और ज़िंदगी में आ गए। पहले तो वो भी बड़ा लगता था कि रोटी नहीं, शायद जब आपने रोटी खा ली सर तो खा ली, उसके बाद आपकी रोटी नसीब में नहीं होगी। अच्छा, इतना हड़दंग मचाते थे, आप पूछ नहीं सकते। मेरे फौज में तो नहीं थे क्या? फौज में कुछ नहीं थे सर, शुरुआती टाइम से उनका नेचर ही ऐसा ही है, गुस्से वाला। एक दिन तो ऐसा सिलेंडर ले आते थे बाहर आग लगाने के लिए, और एक दिन तो ऐसा हुआ था, इतना बड़ा आंगन जो घर का है ना, कांच के बर्तन थे जितने, आपको पैर रखने की फर्श पे जगह नहीं मिलेगी, कांच पूरा घर कर दिया था सारे। इतना नुकसान किया है, कूलर तोड़ लिए, फ्रिज तोड़ लिए, आप मानोगे नहीं सर। लकड़ी की अलमारियाँ दिलवा फिट की, जो संदूक के बड़े बड़े लोग होते हैं हाथ से उखाड़ देते थे, फट्टे के फट्टे बाहर ले आते थे खींच के। पता नहीं कौन सा जोर था उनके अंदर। अगर वो दुख दिन याद करते वो तो बहुत बड़ा दुख था। उस टाइम पर भी कुछ भी नहीं से हमें पीट भी लेते थे। मेरे खुद की पड़ी हुई है सर, इतनी बड़ी की थप्पड़ों की हमारे भी पड़ी हुई है, पर फिर भी हम बाप को वैसे कभी दोष नहीं देते। भी ठीक है, उन्होंने अपना फ़र्ज़ भी बराबर निभा दिया। अगर उन चीज़ों को लेकर चलते तो शायद हम तो अपने बाप के मुंह को भी ना देखें। पर कोई बात नहीं सर, जितना किया वो है तो बाप के माँ बाप ही अपने, उसको हम कैसे वो नकार सकते हैं। वैसे मैंने इनके माँ बाप में भी कभी भेदभाव नहीं समझा कि ठीक है मेरे सास ने ऐसा कह दिया तो मैं तो इनका भी अपने घर पर जाके कभी नहीं कहती मम्मी ऐसे मम्मी वैसे, नहीं, कोई बात नहीं, कह दिया तो कह दिया, एक से सुन लो दूसरे से निकाल दो। पर मेरा बड़ा यूँ है कि मैं दिल और दिमाग पर लेती हूँ सर बात को, वो मेरी बैठ जाती है। सामने से कुछ नहीं बोलूँगी, सामने से कुछ नहीं बोल के सुनाऊँगी, लड़ाई नहीं करूँगी, पर खुद के शरीर पर उसका इफ़ेक्ट पूरा आएगा मेरे। और जिस दिन ये निकल गया ना, उसके बाद मेरी ज़िंदगी सुखी है बस, कि मेरे को अपने ऊपर किसी का भी वो नहीं करना है। अब मेरी मामी कल भी वो ढीठ होना तो सर समझते ही हो आप, जाट हो ना, ढीठ हो जा, कि तो अपने दिमाग को ढीठ कर ले बस, कि तेरे को कुछ भी कहे, कुछ भी तेरे को असर ही नहीं होने देना। मैं कहा बस यही सर, उन्होंने भी मुझे कल यही समझाया कि अपने ऊपर असर नहीं होने देना कोई भी चीज़ का। अब कल भी जैसे उन्होंने फ़ोन किया, आपने कहा सॉरी मत लिखना, तो मैं अब सॉरी भी नहीं लिखूँगी। तो बस ठीक है, उन्होंने कह दिया, मैंने फ़ोन काट दिया। 4 शब्द में आगे से गलत सुनने से बेटर मैं दिमाग खराब करूँ, फ़ोन रख दो। अगले का भी दिमाग ठीक हो लेगा, थोड़ी देर में तेरा भी हो लेगा। मैंने अब कल पूरे दिन मैंने कोई बात नहीं की, कोई बात नहीं। वो तो मेरे से पहले भी 2-3 दिन में इन्होंने बात नहीं की। मैं मर नहीं जाऊँगी सर। और कहते हैं ना कि ये जो प्यार प्रेम वाली बातें आती है सर, कि तेरे बिना मैं मर जाऊँ, कोई किसी के लिए नहीं मरता सर, मैं सही बता। किताबों में ये या 4 फिल्मों दिन में की चांदनी होती है, जिस दिन शादी के बाद जब असली जिंदगी शुरू होती है ना, जो ये प्यार प्योर कहीं चले जाते हैं। प्यार प्योर ना दिखते ही नहीं है। ये ना फिल्में है ना, ये शादी होने तक ही होती हैं। हाँ, वहीं तक की सीमित है ये। हाँ, होने के बाद क्या झमेला होता है वो दिखाई नहीं हम जाता। इसके बिना जी नहीं पाएंगे। अरे हमारी तो 2 दिन तो फिर भी हम मेरे तो वो बड़ा होता ही है सर, 3 साल अटैचमेंट तो इंसान के साथ। वो तो है ना, अब आपकी वाइफ कह दे आपको छोड़, इतना आसान नहीं उस औरत के लिए, देखो है, मेरे लिए भी वो आसान नहीं था। आसान तो नहीं होता एक, पर ठीक है, मैं डिप्रेशन में गई, मैंने मानसिक लेवल झेला, शारीरिक, मरी तो नहीं मैं। हाँ, मर तो नहीं सकती। 1 साल मेरे लिए वो मुश्किल था। उसके बाद मैंने, मेरा आदत होगी ज़िंदगी उस टाइप में जीने की, मेरे को अकेले रहना है बस। अब आदत बना ली, मरी तो मैं फिर भी नहीं।
एक बार दुख जरूर था, मेरे से बात कर ले, हाय मेरे से बात कर ले, वो ना एक बार एक मेरे ना से बात कर ले। अंदर से क्या होता है कि वो एक प्यार था, प्रेम प्यार था, क्या, एक ना attachment थी, अटैचमेंट वो- इतनी हो जाती है कि उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, कि एक बार बात कर दे तो सब कुछ जैसे दुनिया मिल जाए, अगर उसने बात नहीं की तो जैसे दुनिया सब सीख हो सब गई। कुछ खत्म हो गया। हाँ, बस ऐसा यही होता मेरे है, साथ एक ना यही वो होता था। मन के ऊपर ऐसा ना केमिकल लोचा हो जाता फिर है। मेरे साथ भी मैंने हुआ। अपना जॉब शुरू किया, धीरे 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 साल भर हुआ ना सर, मैंने अपनी पूरा डिलीट ही कर दिया उसका बस चैप्टर। बस वो कहते हैं ना, एक बार होने के बाद बंदा समझ जाता और है। सेकंड बार सर जितना अटैचमेंट मैं सही बताऊं उसके साथ मेरा, क्योंकि वो पहली बार था, हाँ, शरीर वो दिमाग ज़्यादा सब हो सही जाता था, ठीक है। हालांकि मैं उसको याद नहीं करती हूँ आज, ना याद नहीं, वो तो एक अनुभव हो गया ना, जिंदगी अनुभव का हो गया। एक्सपीरियंस है। अब इस इंसान के साथ मैं कह दूँ ना कि सर मैं दिल से अटैच, मतलब ठीक है मेरे पति हैं, प्यार है, मैं ये नहीं कहती, मुझे फिक्र भी है उनकी, आज फिक्र चाहे तो वो रहेगा कुछ ना, भी एक करे, इंसान हैं, होने के नाते। इंसान है। बट ये कहते हैं ना कि एक बहुत ही दिल से जुड़ाव, दिल से प्यार, कि मैं उसके बिना मर ही जाऊंगी, जो कहते हैं, मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है सर। अब मैं लिटरली कह रही हूँ, चाहे मेरे वो पति हैं चाहे कुछ भी है, मेरे अंदर वो चीज़ ही खत्म हो गई अब। वो क्या है कि वो सीख गए ना, एक बार वो बेवकूफ़ी होती है ज़िंदगी में। अब कल को ये मुझे छोड़ेंगे ना, नहीं छोड़ेंगे तो मुझे 100% पता है, कल को ऐसा कुछ इनकेस हो जाता है तो उस बंदे का अगर मेरे पे 100% असर आया था ना, तो इनका 60-50 हाँ, पे इतना आके ही रुक आएगा। जाएगा। बस सीख गए ना आप, अनुभव हो जाता है, ऐसा ही होता है। और वो ना नहीं आएगा। सबके साथ ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि किसी अलग से हो जाएगा, नहीं होगा। छोड़ वो दो चीज़ तुम। बेवकूफ़ी एक ही बार होती है। प्यार में बंदा एक बार बेवकूफ़ बनता है, वो प्यार नहीं, एक मोह होता है, एक पॉजिटिवनेस होती हाँ, है। पॉजिटिवनेस कह लो हाँ, सर, वो या प्यार इस नहीं टाइप था, वो पॉजिटिवनेस थी। प्यार तो असली था कृष्ण और राधा का। वो उस लेवल को जब अचीव करेंगे आप, अभी गीता में वो सारी चीज़ें आएंगी। गीता अभी शुरू, कृष्ण तो बोले ही नहीं है ना, अभी तो कृष्ण बोले ही नहीं है। जब कृष्ण बोलेंगे तब शुरू होगी ना गीता। तो अभी कृष्ण देखते हैं क्या कहते हैं, अभी कृष्ण तो सुन ही रहे हैं। जी जी। हाँ, तो अभी और सुनेंगे। अर्जुन बहुत बकवासबाजी करेगा। आप तो स्वीकार कर लेते हो, पहले भी अर्जुन स्वीकार नहीं करते हैं। वो नहीं करता, वो तो अपनी बीमारी को कहेगा कि मैं ठीक हूँ, बाकी सब गलत है। देखना अर्जुन कितनी बेवकूफ़ियाँ करेगा और कितनी दलीलें देगा अपने आप को बचाने की, लेकिन कृष्ण से कहाँ बचना मुमकिन है। देखते हैं कृष्ण कैसे अर्जुन को बदलता है। तो आप तो अर्जुन के मुकाबले बहुत ज़्यादा समझदार हो। जब अर्जुन जैसा रियल बंदा, ना समझने वाला बंदा जब बदल सकता है या समझ सकता है गीता को, तो आप तो अर्जुन से 1000 गुना ज़्यादा गीता को समझ सकते हैं। आप में अर्जुन से ज़्यादा 1000 गुना ज़्यादा चेतना है, क्योंकि उसे तीर चलाना, युद्ध करना आता था, बाकी कुछ नहीं आता था उसे। वो तो और ज़्यादा कमज़ोर था, वो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया था। भी इंसान एक मर्द होता है, वो अपनी पत्नी की रक्षा ना कर पाए तो उस मर्द होने का अधिकार नहीं है। हाँ। लेकिन अर्जुन कहाँ कर पाया। हाँ, द्रौपदी का भी वो हुआ था। हाँ, उसके सामने 2 बार मौके ऐसे आए, वो द्रौपदी की रक्षा नहीं कर पाया। कृष्ण थे जो द्रौपदी की रक्षा करते थे। कृष्ण ने तो द्रौपदी की क्यों, हर औरत की रक्षा की है जो उसके ऊपर विश्वास करती है। कृष्ण ने कभी किसी औरत का साथ छोड़ा ही नहीं। जो उसे दिल से चाहती है उसको अपनाया, चाहे शादियां 1 हो चाहे 1000 हो। जो उसको प्रति समर्पित है उसे इनकार नहीं कर सकते। सिर्फ द्रौपदी को इनकार किया था। द्रौपदी शादी करना चाहती थी कृष्ण से, हमें बहन भाई के रूप में पढ़ने को मिलता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। द्रौपदी खुद चाहती थी कि कृष्ण से शादी हो, लेकिन कृष्ण ने नहीं की, इनकार कर दिया। क्यों कर दिया, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी। वो कहानी बहुत मज़ेदार है। और कृष्ण ने ही अर्जुन से शादी करवाई थी, वरना द्रौपदी तो बहुत ज़्यादा अहंकारी थी। उसके अंदर ईगो, घमंड, अपनी खूबसूरती का और अपने ज्ञान का बहुत अभिमान था। द्रौपदी थी बहुत खूबसूरत, लेकिन अभिमान भी बहुत बड़ा था उसका। तो कृष्ण ने कैसे द्रौपदी को हैंडल किया, ये भी मज़ेदार कहानी है। तो अब देखो, द्रौपदी की रक्षा अर्जुन नहीं कर पाया। जब 5 भाइयों में कोई उसकी पत्नी को आपस में बांटने की सोचे तो क्या आदमी चुप रहेगा? नहीं। लेकिन अर्जुन कुछ नहीं कर पाया। कुछ नहीं कर पाया ना। जब उसके सामने उसकी पत्नी का चीरहरण हो रहा था, तब अर्जुन कुछ नहीं कर पाया। तो अर्जुन वैसे कोई आदमी दमदार नहीं था, बस एक तीर चलाने में उसको महारत हासिल थी और कुछ भी नहीं था उसके पल्ले। लेकिन आप तो बहुत उससे ज़्यादा ज्ञानी हो। तो गीता देखना आपका कितना, ऐसी गीता में ऐसी चीज़ें आएंगी निकल के, इतना एक खजाना है। जैसे समुद्र में इतना खजाना दबा हुआ, पता नहीं क्या निकल जाए ना। गीता में अमृत खजाना है। मैं एक नास्तिक बंदा हूँ, मैं बता दूँ, मैं पूरी तरह से ही नास्तिक।
बचपन से मैंने ये मूर्तियां तोड़ना, पीर की समाधियां तोड़नी, ये तो मैंने उल्टे काम बहुत किए हैं। थोड़ी था भी नहीं, वो मेरा ही एक ना उल्टा ही दिमाग चलता था। तो मैं तो ये जला देता था चीज़ें। लोग कहते भी ये मर जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था ना ये नकली हाँ, चीजें ये तो ढोंग टाइप की चीज़। हाँ ढोंग। तो लेकिन मैं गीता कैसे कैसे हुआ कि गीता में कोई असली चीज़ है वो, कि मेरे दिमाग में चकरा गया कि मैं जो सोचता हूँ उससे तो वो बंदा 1000 गुना पावरफुल है, मैं तो उसके धूल के बराबर भी नहीं हूँ। कृष्ण की जो समझ है, उसकी जो बुद्धि है, उसके बराबर तो हम कभी हो ही नहीं सकते। लेकिन जितना हम कृष्ण को समझ ले उतने दुख दर्द सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। तब मैं कृष्ण के जीवन से और गीता से प्रभावित हुआ, फिर मेरा जीवन इसी के प्रति समर्पित हो गया। समर्पण है बस, और कुछ भी नहीं है। चलो इसे हम थोड़े से ब्रेक के बाद शुरू करते हैं। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।